हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं आरती आप सभी का अपने परिवार फिजिक्स गुरु पर हार्दिक स्वागत करती हूँ, जहाँ पर आप सभी पढ़ रहे हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स चल रहा है आपका अपनी एप्लीकेशन फिजिक्स गुरु पर। और आज की क्लास है बीएससी थर्ड ईयर के लिए, जिसमें आपकी बुक चल रही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 52 है। लास्ट टर्न पर हमने 51 लेक्चर्स इस पे कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपके प्लेलिस्ट में एडेड हैं, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, इसमें हम 51 लेक्चर्स में 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट टर्न पर हमने इसमें हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट किया है, जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो लास्ट टर्न पर हमने इसमें एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है, और हम उसमें इसके प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस के बारे में, जिसमें हमने 3 पॉइंट्स डिस्कस कर लिए थे। अब इसमें लास्ट टाइम पर हम इसमें प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में बात करने वाले थे। प्रिसेशनल मोशन हम इसमें कर चुके हैं। प्रिसेशनल मोशन क्या था? एक स्लो मोशन था, जो आपका क्या कर रहा था, जो आपका चार्ज पार्टिकल कर रहा था। अब प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। पॉइंट नंबर 4 है आपका। अगर आपने लास्ट टाइम वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो आप पहले वो अटेंड कर लीजिए, क्योंकि हम उसी के आगे चीजें कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें बात करते हैं प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में। प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एक टाइप की फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है? आवृत्ति होता है। ये क्या है? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी एक स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी है, घूर्णन फ्रीक्वेंसी है। किसकी? इस फोटोन की, जो फोटोनी प्रोटॉन की, जो आपका क्या कर रहा है, घूम रहा है। मतलब क्या है? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी जो होनी चाहिए किसी भी प्रोटॉन के लिए, वो सेम होनी चाहिए। किसके सेम होनी चाहिए? वो सेम होनी चाहिए आपकी जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अब मतलब क्या है इसका? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी है जो हमारी किसके इक्वल होनी चाहिए? वो हमारी इक्वल होनी चाहिए जो प्रोटॉन की स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि जिस फ्रीक्वेंसी से प्रोटॉन घूम रहा है। आई होप आप सभी इस बात को समझ गए होंगे। तो यहां से क्या लिख सकते हैं इसमें? प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी में स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी, स्पिनिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटॉन, वो भी कैसा फोटॉन? जो आपका घूम रहा है। ऑफ फोटॉन विल बी सेम, ऑफ फोटॉन विल बी सेम, विल बी सेम। यानी कि हम क्या कहना चाहते हैं कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं? न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए बी ओ के। बी ओ हम लेकर आ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड के लिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन, अब आप सभी जानते हैं एनर्जी ट्रांजिशन क्या है और किस चीज के लिए लगाया जा रहा है। आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें जो आपका क्या होता है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, उसकी प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी किसके सेम आनी चाहिए? जो हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं उसके सेम आनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपका एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के सेम जब आएगी, तो इसका मतलब ये है कि आपका ये जो बाहर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होंगे उसको आसानी से ऑब्जर्व कर लेगा। भाई हम क्या कहना चाहते हैं? हम कहना चाहते हैं कि आपका कोई भी एक प्रोटॉन है जो आपका घूम रहा है, किसी ना किसी आवृत्ति से तो वो घूम ही रहा है। अब हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर उसकी आवृत्ति एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो हम अप्लाई कर रहे हैं
अप्लाई कर रहे हैं ना। आपको लास्ट टर्न पर हमने एक ग्राफ के थ्रू समझाया था जिसमें हम बाहर से एक स्मॉल मैग्नेट जो फोटोन घूमने के बाद बनाता है उस पे हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे थे, जिसमें हमने क्या किया था, जिसमें हमने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने के बाद ये रेजोनेंस दिखाने लगता है, मतलब ये एनएमआर हो जाता है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस हो जाता है। तो अब मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी सेम हो जाएगी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये आसानी से रेडिएशन को क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्जर्व नहीं एब्जॉर्ब करेगा, और एब्जॉर्ब करने के बाद रेजोनेंस दिखाने लगेगा, और रेजोनेंस आते ही के साथ ही ये एनएमआर आ जाएगा, यानी कि न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, अब इसमें जो प्रोटॉन होता है, जब प्रोटॉन घूम रहा है, प्रोटॉन घूमने के बाद क्या आ रहा है, उसमें कुछ एनर्जी आ रही है। जब उसमें कुछ एनर्जी आ रही है तो वो क्या होगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा। किस में जाएगा, लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में पहुंच जाएगा। अब किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। तो वो जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी, घूमने वाली होगी। उसमें प्रोटॉन घूम रहा है ना, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम यहाँ पर निकालते हैं एंगुलर प्रोसेशनल वेलोसिटी, जिसको हम ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, इस एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में थोड़ी सी चीज लिखेंगे जो अभी मैंने आपको बताया, और फिर उसके बाद एंगुलर प्रोसेशनल वेलोसिटी की तरफ चलेंगे। पॉइंट नंबर 5 है आपका एनर्जी ट्रांजिशन। एनर्जी ट्रांजिशन लिखिए इसमें, इफ प्रोटॉन्स precessional frequency will be same या will be exactly same, if precessional frequency will be same, if precessional frequency will be same, if precessional frequency will be सेम, अगर प्रोसेशनल फ्रीक्वेंसी सेम होगी, विल बी एग्जैक्टली सेम या सेम, देन ओनली, सिर्फ तभी इट विल एब्जॉर्ब रेडिएशन, इट विल एब्जॉर्ब रेडिएशन, सिर्फ तभी ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, एंड रेजोनेंस टेक प्लेस, और रेजोनेंस आ जाएगा, एंड रेजोनेंस टेक प्लेस, रेजोनेंस टेक प्लेस, which is known as NMR। अब इसके बाद लिखेंगे प्रोटॉन गोज टू लो एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। प्रोटॉन जो होगा लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाएगा, तब एंगुलर प्रोसेशनल वेलोसिटी टू हाई एनर्जी लेवल, एंगुलर, फिर इसके आगे लिखेंगे आप एंगुलर, किसी ना किसी वेलोसिटी से तो जाएगा ना, एंगुलर प्रोसेशनल वेलोसिटी ओमेगा किसके इक्वल हो जाएगी, ये हो जाएगी लैम्डा काई बी ओ के। ये जो आपका लैम्डा है वेवलेंथ है, बी ओ है आपका मैग्नेटिक फील्ड, और ये आपका काई है, ये आपका गायरो मैग्नेटिक रेशियो कहा जाता है। ये आपका क्या है, गायरो मैग्नेटिक रेशियो, ये किसके इक्वल होता है, गायरोमैग्नेटिक रेशियो क्या है। अब देखिए ये एक अनुपात है मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के। जो आपका प्रोटॉन है, जो आपका चार्ज पार्टिकल है जो घूम रहा है, उसके मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के रेशियो को कहते हैं हम गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं द रेशियो
द रेशो ऑफ एंगुलर मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, मैग्नेटिक मोमेंट एंड एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ स्पिनिंग चार्ज पार्टिकल, स्पिनिंग चार्ज्ड पार्टिकल। ये आ गया यहां से गायरोमैग्नेटिक रेशियो। ठीक है, अब ये आ गया यहाँ पे इतना। अब इसके बाद हम क्या जानते हैं? इसके बाद मैं आपको कहूंगी कि हम कुछ नहीं जानते हैं, हम बहुत सारी चीजें जानते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ से, अब ये जो हमें यहाँ पर किसकी जरूरत है? हमें यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी से हम क्या निकालेंगे? हम एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन निकालेंगे। भाई हम क्या कहना चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं कि प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी सेम होगी तभी यहाँ पर क्या आएगा, तभी वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा, तभी रेजोनेंस आएगा, तभी एनएमआर एक्टिव आएगी। तो मैं यहाँ पर एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी से एंगुलर प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी, इन दोनों के बीच क्या निकालूंगी? रिलेशन निकालूंगी। एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी और प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के बीच। अब हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि ओमेगा, वी नो दैट क्या जानते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू होता है। इसे कोई भी एक इक्वेशन मान लीजिए, ये इक्वेशन 1 है, 2 पाई न्यू होता है। तो हम यहाँ से ओमेगा की वैल्यू ये रखेंगे। इक्वेशन फर्स्ट क्या इंप्लाइज कर जाएगी? 2 पाई न्यू इज इक्वल टू लैम्डा बी ओ। मैंने जो गायरोमैग्नेटिक रेशियो है इसको कांस्टेंट मान लिया और कांस्टेंट मानकर इसको रिमूव कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इस गायरोमैग्नेटिक रेशियो की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया? यहाँ से हमने निकाली फ्रीक्वेंसी के लिए वैल्यू। किसके लिए निकाली? फ्रीक्वेंसी के लिए। तो यहाँ से न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा बी ओ अपॉन 2 पाई। क्या मान लिया? लैम्डा बी ओ अपॉन 2 पाई मान लिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब मैं क्या कह रही हूं? अब मैं ये कहना चाह रही हूं यहां से कि हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी को बीच में रिलेशन निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? तो हमें इसके लिए भी ये स्टेप करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से आपका ये सॉल्व हो जाएगा। देखो ये तो क्या है? कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम क्या मान सकते हैं? यहाँ से हम ये मान सकते हैं लैम्डा इज ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा बी ओ। जैसे मान लिया मैंने इसे इक्वेशन 1 मान लिया, इसे अलग रख दो, ये मान लिया। तो अब यहाँ से लैम्डा बी ओ किसके इक्वल आ गया? लैम्डा बी ओ इक्वल आ गया 2 पाई न्यू के। तो यहां से क्या आ जाएगा? इक्वेशन फर्स्ट फिर से इक्वेशन इसे मान लिया 2, इक्वेशन 2 इंप्लाई करेगी। यहाँ से क्या इंप्लाइज करेगी? यहाँ से लैम्डा बी ओ किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल। तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? लैम्डा बी ओ किसके इक्वल है? ओमेगा के इक्वल। तो ये आ जाएगा ओमेगा के। तो यहां से क्या लिख सकते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू लिख सकते हैं। ये हो गया सॉल्व। यहां से आ गया, ये क्या निकल कर आया? ये आया आपका एंगुलर प्रिसेशनल वेलोसिटी और यहाँ से प्रिसेशनल फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो ये जो है आपके जो एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह ये है प्रिंसिपल जो है एनएमआर के होते हैं कंप्लीट। अब इसके बाद है आपका स्पिन क्वांटम नंबर समझाने वाली हूं मैं आपको। तो स्पिन क्वांटम नंबर में ऐसा कुछ खास नहीं है। स्पिन क्वांटम नंबर हम यहाँ से वो नहीं पढ़ेंगे कि कौन से का स्पिन हाफ होता है, कौन से का नहीं होता है। तो मैं यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर यानी कि स्पिन की हेल्प से आपको बताने वाली हूँ कि कौन से टाइप का कंपाउंड एनएमआर एक्टिव होता है और कौन से टाइप का कंपाउंड एनएमआर इनएक्टिव होता है। तो उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप क्या कीजिए? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड हो जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आशा करती हूँ आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा।
अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर जो होती है आपकी, अगर आई की वैल्यू 0 आएगी तो आपका स्पिन इनएक्टिव होगा, यानी कि कंपाउंड या फिर एलिमेंट जो होगा एनएमआर इनएक्टिव होगा। और अगर आई की वैल्यू 0 ना आकर क्या है 0 से ज्यादा आ जाए, 0 नहीं आनी चाहिए बस, तो उसमें क्या होगा, आपका जो कंपाउंड या फिर एलिमेंट होगा वो एनएमआर एक्टिव या फिर स्पिन एक्टिव होगा। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। और ये सब कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, ये सब फाइंड आउट करेंगे हम उनके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की हेल्प से। देखिए समझते हैं। सबसे पहले आप क्या डाल लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर डाल लीजिए, स्पिन क्वांटम नंबर। अब इसमें सबसे पहली चीज मैं क्या बताने वाली हूँ, दो चीजों का ध्यान रखिएगा, दो चीजों का ध्यान रखिएगा। सबसे पहली चीज क्या है, इफ न्यूक्लियाई which have spin quantum number, which have nuclear spin quantum number, क्या चीज, न्यूक्लियर स्पिन, which have nuclear spin quantum number, which have nuclear spin quantum number, क्वांटम नंबर यानी कि I इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वो कैसे कहे जाएंगे, आर स्पिन इनएक्टिव या फिर NMR इनएक्टिव, आर NMR इनएक्टिव। और अगर वे न्यूक्लियाई, इफ न्यूक्लियाई which have I does not equal to 0, जिनमें I की वैल्यू 0 के इक्वल ना हो, वो कैसे कहे जाएंगे, आर स्पिन एक्टिव या फिर NMR एक्टिव। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने भी बताया नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की हेल्प से। देखिए पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए, दो पॉइंट्स हैं आपके, बिल्कुल अच्छे से याद होने चाहिए आपको ये। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, अगर इफ ये पॉइंट अलग अलग है, इफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों किस तरह के दिए हों, इवन नंबर के दिए हों, इवन दोनों कैसे हों, इवन हों, तब जो आपका कंपाउंड होगा या एलिमेंट होगा वो आपका NMR इनएक्टिव ही आएगा। कैसा आएगा, तब जो कंपाउंड बनेगा, तब जो बनेगा आपका NMR इनएक्टिव बनेगा। कैसा, NMR इनएक्टिव बनेगा। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ आप सभी को। देखिए सबसे पहले क्या लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं 6C12। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं इसमें, प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है 6 है। न्यूट्रॉन कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके मॉलिक्यूलर मास से, उसके मास से क्या निकालते हैं, माइनस करते हैं, क्या 6 माइनस करते हैं, यानी कि उसके जो मास नंबर होता है, द्रव्यमान संख्या होती है जो ऊपर लिखी जाती है, द्रव्यमान संख्या में से अगर आप इसके प्रोटॉनों की संख्या माइनस करते हैं तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपकी निकल कर आ जाती है। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, न्यूट्रॉन निकालेंगे आप 12 माइनस 6 करके, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के इक्वल आ जाएगी। तो प्रोटॉन कितने हैं आपके, 6 है, न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 है, दोनों आपके इवन है, तो ये NMR इनएक्टिव है। अब ये तो हो गया थ्योरेटिकल फैक्टर। अब हम इसको प्रैक्टिकली कैसे बताने वाले हैं, जैसे ये क्या है आपका, ये आपका यहाँ पर कार्बन है, इस तरह से मान लीजिए ये आपका क्या है, कार्बन है। यहां पर मान लीजिए क्या रखे हुए हैं हमने यहां पर हमने प्रोटॉन रखे हुए, सॉरी ये क्या है आपके, प्रोटॉन है, प्रोटॉन, और ये क्या है आपके, न्यूट्रॉन है, इधर न्यूट्रॉन है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे मैं कहूं कि यहाँ पर कितने 6 प्रोटॉन्स हैं, 6 प्रोटॉन्स है, कैसे रखे जाते हैं, इस तरह से रखे जाते हैं आपके प्रोटॉन्स, 2 3 4 5 6, 6 प्रोटॉन हो गए।
न्यूट्रॉन भी कितने हैं, 6 है, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, स्पिन कर रहे हैं। अब देखो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में, ये इधर, ये इधर, इस तरह से। ठीक इसी तरह से न्यूट्रॉन भी ऐसे ही मूव करेंगे, इस तरह से मूव कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे का स्पिन कैंसिल कर रहे हैं। ये देखो, ये स्पिन कैंसिल कर रहा है, इसका स्पिन कैंसिल कर रहा है ये वाला, इसका स्पिन कैंसिल कर रहा है ये वाला, इसका स्पिन ये। ठीक इसी तरह से ये भी क्या कर रहे हैं, स्पिन कैंसिल कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू इस कंडीशन में 0 हो जाएगी। क्लियर है, आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये है आपका एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है इसमें, जैसे 8 ऑक्सीजन, 16 है इसका बेस्ट एग्जांपल, और इसमें 16 सल्फर भी है, 16 सल्फर 32। यानी कि मैं ये कहना चाहती हूँ इसमें कुल मिलाकर कि जिसमें भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या इवन होगी, यानी कि सम संख्याएं होगी, 2 4 6 8 10 12 कितनी भी होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू 0 ही आएगी और वो एनएमआर इनएक्टिव ही होगा। ठीक है, या आप चाहें तो और भी एलिमेंट ढूंढ सकते हैं जिनमें इवन नंबर हो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और उनके लिए आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं एनएमआर एक्टिव को लेकर बताऊंगी, पहले से नोट कीजिए, नोट कीजिए। चलिए रफ कर दें इसको, रफ कर देते हैं इसको। अब इसमें आगे देखो, ये वाला पॉइंट समझाने वाली हूँ, एनएमआर एक्टिव कैसे आते हैं। देखिए, अगर किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फॉर एनी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के लिए, किसी के लिए भी अप्लाई कर लो, जो मर्जी आए वो उठा लो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, अगर दोनों की संख्या कैसी है, ऑड, विषम, ओड है, तब एनएमआर एक्टिव आएगा, तब आई की वैल्यू 0 नहीं आएगी। देख लेना, किसी के लिए भी देख लेना, ऐसे निकाल कर देख लो, वैसे निकाल कर देख लो, जैसे मन में आए किसी भी तरह से निकाल कर देख लो। ठीक है, और वहीं अगर प्रोटॉन की संख्या ऑड आ जाए और न्यूट्रॉन की संख्या इवन आ जाए, तब भी एनएमआर एक्टिव आएगा। उल्टा कर लो, प्रोटॉन की संख्या इवन आ जाए, न्यूट्रॉन की संख्या ऑड आ जाए, तब भी ये एनएमआर एक्टिव ही आएगा। क्या आएगा, एनएमआर एक्टिव भी आएगा। इस कंडीशन में स्पिन कभी भी 0 नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझो, कौन सा एग्जाम्पल ले, बहुत सारे हैं, बोरॉन ले लेते हैं, 5b11। देखो ऑड है ना, दोनों, दोनों के लिए ऑड है, तो यहां पर क्या कर सकते हो, प्रोटॉन की वैल्यू निकाल सकते हो। प्रोटॉन कितने हैं भाई, यहां से प्रोटॉन की वैल्यू है यहाँ पर 5। ठीक है, न्यूट्रॉन्स की वैल्यू निकालोगे, न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 माइनस 5, कितने बचेंगे, 11 माइनस 5, यह आएगा आपका 6। अब देखो, एक 5 है, एक 6 है, चाहो तो निकाल कर देख सकते हो, चाहो तो निकाल कर देख सकते हो आप। ठीक है, कैसे, ऐसे, जैसे मान लो यहाँ पर क्या है, हमारे प्रोटॉन है, यहाँ पर मैं न्यूट्रॉन्स रखकर दिखा रही हूँ। वैसे इस तरह से अरेंज नहीं होते हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। ठीक है, कितने प्रोटॉन है, 5 हैं, कैसे रखोगे भाई, 1 2 3 4 5। ठीक है, न्यूट्रॉन कितने, 6 हैं, 1 2 ऐसे रखे जाते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। अब बताओगे इनके स्पिन, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, स्पिन कैंसिल, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, स्पिन कैंसिल, ये इधर मूव कर रहा है, इसको अपनी तरफ पुल करने वाला कोई नहीं है, तो ये आगे यहाँ से। अब इसी तरह यहाँ पर देख लो चाहो तो, ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर, ये इधर, ये इधर, इन सबके स्पिन कैंसिल हो रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर कैसा है, ये है एक प्रोटॉन ऐसा है जो आपका घूम रहा है। याद रखिएगा, घूर्णन जो आता है यानी कि स्पिन जो आता है वो प्रोटॉन के कारण ही आता है। तो यहाँ जो स्पिन आएगा वो चाहे किसी के लिए भी देख लेना, वो प्रोटॉन के लिए ही आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका प्रोटॉन के लिए। तो यहाँ पर जब प्रोटॉन कैसा है, घूम रहा है, इसका घूर्णन कोई कैंसिल नहीं कर रहा है, तो आई की वैल्यू कैसी आ जाएगी, कैसी डायरेक्शन में जा रहा है, ऊपर, तो आई की वैल्यू आ जाएगी +½ आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, +½ और इस कंडीशन में बोरॉन कैसा आएगा, बोरॉन होता है NMR एक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो जो आपको खुद से करके देखने हैं। 9F19 1H1, ये भी आता है इसके अंदर 1H1, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, 1H1 1H2 1H3, क्या कहते हैं सबको, 1H1 1H2 1H3, ये आप बताएंगे। ठीक है, और इसमें कार्बन का भी 6C13 और ऑक्सीजन के लिए भी ले लो चाहो तो 7N14 1H2, ये भी आपका आ जाएगा, 1H3 भी आपका इसी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होते हैं आपके NMR के प्रिंसिपल्स, और इसके बाद इसके होते हैं स्पिन के लिए। अब आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। अब आप इस तरह से निकाल सकते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है, NMR इनएक्टिव है, तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं कि कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है इनमें से, तो या फिर चलिए एग्जांपल कुछ और ले लेते हैं, 6C12 ये ले लिया मैंने, इस टाइप के मैंने कुछ एग्जांपल्स ले लिए। जैसे मैं कहूं कि इनमें से, जैसे ये ऑप्शन है, आपसे पूछा गया कि कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है, ये मैंने कुछ ऑप्शन दे दिया आपको, 4-5 ऑप्शन दे दिए, 6-7 ऑप्शन से ये कितने हैं, 6 ऑप्शन है। तो आप क्या करोगे, आप इन सब के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन फाइंड आउट करोगे। अगर इवन है, दोनों इवन है, तो NMR इनएक्टिव, और अगर क्या देखोगे, अगर आप देखोगे कि ऑड है, एक भी ऑड चलेगा, ये देखो ये ऑड है, ये इवन है, तब भी NMR एक्टिव आया है ना, तो यानी कि यहाँ से क्या कह सकते हो, सिर्फ ये वाला कंपाउंड NMR इनएक्टिव है, बाकी सब एक्टिव है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे कि किस टाइप से इसमें से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसमें इससे अलग कुछ खास क्वेश्चंस करने लायक कुछ है नहीं, बस यही है कि कौन सा कंपाउंड NMR एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंट्रल वाला एटम लेना होगा, उसके लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन काउंट करोगे, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की हेल्प से ये बताओगे NMR एक्टिव है या इनएक्टिव। समझ गए? तो ये था आपका आज का टॉपिक। अब इसके बाद आपके इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग भी हम इसकी देखने वाले हैं, यानी कि हम एक जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है वो प्रिपेयर करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम NMR सिग्नल्स भी देखेंगे। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, सिग्नल्स ही तो है, रेडिएशंस ही तो है, तो वो सिग्नल्स, वो रेडिएशंस कैसे आते हैं, उनको हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन के थ्रू, यानी कि हम उसका पूरा वो मैकेनिज्म देखने वाले हैं, कहाँ क्या किस तरह से जुड़ा होता है, ताकि हमें NMR सिग्नल मिलता है, और वो सिग्नल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। आज करेंगे हम इसमें इतना ही, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको करके देखिएगा। और अगर किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं अपने क्वेश्चंस। तो इंस्टाग्राम आईडी है physics_guru_India। आपके जो कोई भी क्वेश्चन है आप यहाँ पर मैसेज करके भेज सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, उस पर अपनी आईडी बनाइए और सर्च करिए फिजिक्स गुरु इंडिया, आपको चैनल मिल जाएगा जहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर इंस्ट्रूमेंटेशन और वर्किंग के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।